चल दिए सफर में, चल दिए सफर में हम असबाब लेकर, वन से खासिद खतों का जवाब लेकर, कभी तो बनाएंगे मिलकर हम आशियां, इन ख्वाबिदा आंखों में ये ख्वाब लेकर। है तू एक चमन तेरी अलहदा रंगोबू, मैं चला आया तेरे दर एक गुलाब लेकर। सुना है तेरा हुस्न है आब जमजम सा, दीवाना आया पास दिले खराब लेकर। गश खा गए कई देखिए नीमबाज आंखें, गश खा गए कई देखिए नीमबाज आंखें। मैं हुआ था कुर्ब उनके गोया शराब लेकर, मैं हुआ था कुर्ब उनके गोया शराब। आपको ना कहना भी आना चाहिए। यानी ओके। कि जैसे आप हर चीज नहीं जानते, ठीक है, हर चीज के आप मास्टर नहीं हो सकते। कई चीजें आपको भी सीखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप बच्चों को बता सकते हैं। इंसान समझिए आप, गोया हर एक शजर को काटो एक तो समझो, काटा यहाँ एक बशर। ओके। See, a good professor is that person who can make a whole class lead. नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिमांशु शर्मा से। हिमांशु शर्मा रिसर्च एंड ट्रेनिंग फील्ड से हैं। इन्होंने पीएचडी की है हाइड्रोलिक्स में। ये एक सिविल इंजीनियर हैं और आईआईटी रुड़की से पास आउट हैं। ये एक पर्यावरण प्रेमी भी हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। डॉक्टर हिमांशु शर्मा किस चीज़ के डॉक्टर हैं वो हम उन्हीं से जानेंगे। मेरा इनसे तारुफ हुआ ट्विटर के ज़रिए, तो इनका जो हैंडल है वो है वाटर डॉग शर्मा। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा चलो एक पॉडकास्ट एपिसोड करते हैं और पहले पता लगाते हैं कि ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं और ऐसा क्या इन्होंने पानी के बारे में किया है। चलिए हिमांशु, आप ही से हम जानेंगे, तो ओवर टू यू। धन्यवाद गौरव साहब। तो सबसे पहले, जो आपने मेरे हैंडल की बात की, वाटर डॉग शर्मा, हाँ जी। तो एक्चुअली आई एम ए डॉक्टरेट, आई हैव डन अ पीएचडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ठीक है, तो और मेरा स्पेशलाइजेशन हाइड्रोलिक्स था, यानी डेफिनेटली हाइड्रोलिक्स मींस रिलेटेड टू वाटर। राइट राइट। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोलिक्स का वाटर, बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टरेट, दैट्स व्हाई डॉक। और गलती से सरनेम शर्मा है क्योंकि शर्मा जी का लड़का हूँ तो अरे इसलिए वाटर डॉग शर्मा। चलो, फाइनली हमारे पॉडकास्ट पे शर्मा जी के लड़के आ गए हैं, तो अब तो अब तो मतलब ये एपिसोड पॉपुलर हो जाएगा बिल्कुल ऑटोमेटिकली। नाइस। तो हिमांशु, एक मैंने एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो आपने जी, हाइड्रोलिक्स में किया है, तो अभी जो आप काम कर रहे हो वो इसी से रिलेटेड है और आर यू इन ए डिफरेंट फील्ड आ, अभी? अभी फिलहाल मैं इसी फील्ड में काम कर रहा ओके। हूँ, रिलेटेड टू बेसिकली जो मेरी डॉक्टरेट है वो इस चीज के ऊपर है कि नदी के अंदर जो आपके प्रदूषण करता या पॉल्यूटेंट होते हैं वो कैसे मिक्स होते हैं, या उनकी मिक्सिंग को कैसे बढ़ाया जाए ताकि उनका डाइल्यूशन बढ़ जाए। तो उसी को ओके। थोड़ा आगे बढ़ाया, थोड़े और फील्ड्स भी सर्च किए। तो हम्म। अभी बहुत सारे फील्ड में काम चल रहा है, बहुत सारे कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए अभी हम्म। भी हूँ पानी में ही, लेकिन अच्छा। फील्ड बहुत से डाइवर्सिफाइड हो गया है। अच्छा, तो पानी पानी गहरा है, मतलब आप गहराई में जा रहे हो। जी, क्या कर सकते हैं। हाँ। अब तो हमारे गुरुजी ने डुबो दिया था, उबर हम्म। नहीं पाए। हाँ, ये नहीं नहीं, अच्छा किया उन्होंने, मतलब आपको इस गहराई में लाके छोड़ा है तो आप काफी कुछ खोज के निकालोगे इसमें से। तो मैं हूँ यहाँ बिहार में, अभी एक यहाँ पे ना पुल गिरा है अभी कल परसों में ही। हाँ, आपने रिसेंटली सुना हुआ, होगा, हाँ जी, वो दूसरी बार देखा गिरा भी है। मैंने उसका। तो वो जो गिरता है उससे, मतलब उससे भी तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता होगा ना नदियों में या। एज ए सिविल इंजीनियर मैं आपको इतना पक्का बता सकता हूँ कि जो हम्म। पुल गिरा था, हम्म। ठीक है, तो पुल जब भी कोई आपका जो कोई भी आप निर्माण करते हैं वो गिरता है, तो उसके हम्म। गिरने के दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है जिसको हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्समेंट, यानी जो आपने सरिये लगा रखे हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। जो आपने रेनफोर्समेंट लगा रखा है वो जरूरत के हिसाब से बहुत कम है, ओके। ठीक है। और एक होता है कि जब जरूरत से ज्यादा होता है,
तो जरूरत से ज्यादा चीज भी बहुत दिक्कत आती है, जरूरत से कम भी अगर आप रेनफोर्समेंट लगाते हैं या सरिये लगाते हैं वो भी दिक्कत है। तो ये जो पुल गिरा है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कम सरियों की वजह से गिरा है, पहली बात। ओके। और दूसरी बात ये रही उसकी बात, हाँ, इवन भारत के अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि जो भी फैक्ट्रीज का पानी आता है उसको हम नदियों के अंदर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप यमुना का हाल देख लीजिए। यमुना के अंदर अब देखिए हर नदी के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, जी जिसे हम अ, घोलित ऑक्सीजन या डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। जी। ठीक है, यानी जितना उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व। तो आपके यमुना के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन का की मात्रा है वो शून्य है, यानी किसी भी तरह का जीवन यमुना के अंदर नहीं है, अच्छा, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया है वो। बिल्कुल भी नहीं। तो ओके। हमारी ये रहती है कि जो भी अगर आपका प्रदूषण या आपका पोल्यूटेंट आए, जो दूषण ये नदियों को दूषित करते हैं, ऐसी कोई चीज आए, अगर उसका डाइल्यूशन आप पहले ही करते हैं तो क्या है, नदी की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि नदी खुद भी ऑटो डाइल्यूट करती है। और अगर आपने खुद नहीं पहले से उसको डाइल्यूट करके भेजा तो नदी और आपके काम की वजह से वो इतना असरकारक या प्रभावकारी नहीं होता। तो इसलिए नदियां उस मात्रा में प्रदूषित नहीं हो पाएंगी जिस मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली अगर वो सीमेंट गिरेगा, गारा गिरेगा, मिट्टी गिरेगी, प्रदूषण होगा। लेकिन इन चीजों का क्योंकि बहाव के साथ निकल जाते हैं, ठीक है, तो एक जगह पर नहीं होगा। हाँ, घुलने के कारण थोड़ा सा हो सकता ओके। क्योंकि मैं पढ़ रहा था पेपर में कि वो कह रहे हैं कि है। अभी इनको शायद कुछ टाइम दिया है कि क्लियर करने के लिए। मैंने कितना भी क्लियर बिल्कुल करो वो बिल्कुल, जो इतना मलबा है वो डैमेज कुछ ना कुछ तो करता ही है। वो तो और करेगा, वैसे भी हम वो जो तो आपने बताया कि नदियों में सारा जो हम कचरा है हमारा वो करेगा। कितना फिल्टर आउट कर रहे हैं वो मालूम ही है हमें किस लेवल पे। जी बिल्कुल। हर शहर की जो गंदगी है वो तो नदियों में ही जा रही है। और यमुना तो कोइंसिडेंटली नाला है, दिल्ली का नाला ही कहते हैं ना हम, यमुना को तो दिल्ली हाँ का नाला यमुना। कहते हाँ मतलब हम दिल्ली में ही रहे हैं तो हैं। जी यमुना का तो ये हाल था कि वहां से आपको गुजरना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप वहां से जा मुश्किल हो रहे हो जाता था। तो नाक बंद करके जाना पड़ेगा, इतना बुरा हाल है वहां पे। और नदी अब दिखती ही नहीं है, वो बस सही बोला आपने, झाग है, नाला ही नजर आता है वो। झाग है उसके अंदर, बस जहाँ और आ कुछ गया, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और कल ही हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मना रहे थे ना, तो हर कोई हाँ, लगा हुआ था हरी हरी हरियाली वाली पोस्ट पोस्ट डालने में और अच्छी अच्छी बातें करने में। तो अच्छा दिक्कत टॉपिक यही भी है है साहब, ये जो आपने बताया अभी। दिक्कत यही है कि हम बातों में रह जाते जी हैं। जी जी। जब बात कर्तव्यों की आती है वहाँ हट तो जाते हैं। हाथ, तो हाथ हमारे विश्राम की पोजीशन में आ जाते जी जी जी। चलिए सीरियस बात हो गई है स्टार्टिंग में ही, तो थोड़ा सा इसको हल्का हैं। करते हैं। तो जी हिमांशु, जी। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मेरी आदत है कि हम जब भी शुरू करते हैं तो बचपन की तरफ जाते हैं, क्योंकि बचपन के बारे में जब जी, हम बात करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग हो जाती है और हम खुद भी थोड़ा सा वहाँ पहुँच जाते हैं कि हम कहाँ कहाँ से कहाँ तक अभी आ गए हैं। तो जो भी अगर आप बताना चाहें, कहाँ आपका मतलब कहाँ आह, बचपन था, फिर कैसे अब तक की जर्नी रही है, जो भी आप उसमें शेयर करना चाहें। बचपन संपूर्ण भारत में बीता क्योंकि पिताजी फौज में थे, भारतीय वायुसेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर थे। ओके। तो डेफिनेटली अगर आप डिफेंस में रहते हैं तो आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते। तो बचपन के 6 साल मेरे हम्म। पठानकोट में बीते, पंजाब के अंदर। ओके। फिर उसके बाद 3 साल बीते असम, कुंभीग्राम सिलचर में। फिर सरकार को दया आई, फिर से ट्रांसफर हुआ गुजरात जामनगर में। फिर वहां ओके। से फादर ने बीआरएफ ले लिया। और ओके। उसके बाद से हम, हमारे होम टाउन मेरे गृहनगर जयपुर में है। तो ओके। 1998 से लेकर 2023, हम्म। तो 25 साल हो गए हमें वापस से गृहनगर में स्थापित हुए हैं। और यहाँ से 10th और 12th की, 10th मेरी हम्म। KB5 मानसरोवर से है, और ओके। 12th सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल है जयपुर में, उससे है। इंजीनियरिंग MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से, और हम्म। पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD IIT की। बस इतना सा तारुफ है, यही आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा।
ये छोटा है मतलब, पूरा इंडिया कवर कर लिया आपने। मतलब पंजाब से शुरू होके आसाम पहुंचे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उधर जी से जी फिर गुजरात आ गए, अभी फिर आप इस तरफ दोबारा जयपुर की तरफ आ गए हो, और जी। बीच में रुड़की भी हो गया, तो एक पूरा सर्कल बना दिया आपने ऊपर का, पूरा। इंडिया कवर कर दिया। नाइस। तो अगर मैं पूछूं इन पंजाब, पठानकोट, असम, सिलचर और जामनगर गुजरात, और अभी राजस्थान जयपुर। हाँ, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा कि देखिए, माँ का तो कंपैरिजन होता ही नहीं है, जी। जयपुर तो है ही। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो आसाम और पंजाब से बहुत जुड़ाव है, क्योंकि वहाँ की हरियाली ने बहुत आकृष्ट किया है। वहाँ की जी। दोनों की मतलब पृष्ठ, दोनों की तरफ हरियाली बहुत थी, लेकिन दोनों का जो एनवायरमेंट था, जो वातावरण था, बिल्कुल टोटली डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट था। हम्म। जब पंजाब में सर्दी बहुत तगड़ी पड़ती थी, बिल्कुल। वहीं आसाम ने हमें बारिश झेलना सिखाया। क्योंकि 9-12 महीने में से करीबन 8 से 9 महीने तो वहाँ बारिश ही रहती। अच्छा। और अगर गलती से जो एयरफोर्स स्टेशन था उसका ट्रांसफार्मर वहाँ बिगड़ जाए, हम्म। ये मान लीजिए हफ्ते भर लाइट चली जाए। ओके, ये कब की बात है? हफ्ते भर हम, ये जो आप बता ये रहे हो बात ट्रांसफार्मर है वाली। 92 से 95 के बीच में। हाँ, तो कुछ नई बात थोड़ी है, इधर दिल्ली में भी यही होता था, 2-2 हफ्ते तक ट्रांसफार्मर बनते रहते थे। आई मीन। वही 2 हफ्ते तक हाँ हाँ बनते हाँ। थे, लेकिन वहां तो मंगाने पड़ते थे। ये हालत थी। बाहर अच्छा। से आते थे, हम्म। फिर उसके बाद लगते थे, उसके बाद जाकर के लाइट सप्लाई चालू। ये डिफरेंस है कि बाहर से आते थे, बाकी हो टाइम उतना ही लगता था। दिल्ली में भी मुझे याद है, 1 हफ्ता तो लगा देते थे वो लोग, उठा के मुझे या चेंज करना या ठीक करना ना ट्रांसफार्मर में। वो तो है, ये तो वो है। तो है। लेकिन अ, उस लाइफ ने हम्म। स्ट्रगल का मतलब बता दिया कि जैसे कि आपको हर चीज हर जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। तो वहाँ की मतलब, जैसे बोलते हैं ना, इतना वहाँ नमी रहती थी, इतनी इतना ह्यूमिड हम्म। रहता था जी जी। कि सर्दी, सर्द सर्द माहौल होते हुए भी आपको पसीने से तरबतर पसीने। रहना पड़ता था। लेकिन नेचर वाइज बहुत अच्छी जगह है नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल। इट्स अ ग्रीन। हाँ, मैं लोगों को बोलता भी रहता हूँ कि एटलीस्ट आपको कहीं, जो हम फॉरेन प्लान बनाते हैं ना घूमने का, तो जी कोशिश करके एक बार नॉर्थ ईस्ट, मतलब वैसे तो हमें पूरा इंडिया ही कवर कर लेना चाहिए, धीरे जी धीरे जी जी। जितना हो सके। और बट नॉर्थ ईस्ट तो मस्ट है, मतलब एक बार आपको जाना वो ही तो चाहिए। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। बिल्कुल, वो तो, पंजाब वो आपने तो है। बताया ही है कि जो जी। ग्रीन रेवोल्यूशन उधर उधर ही से आया था, तो हाँ हरा सर। भरा है ही अपना। और फिर आपने बताया कि आईआईटी रुड़की में थे आप, जी राइट? वहाँ जो जी 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 फाइनल पढ़ाई उधर ही हुई है, तो जी वहाँ जी। के बारे में कुछ कुछ यादें हैं जो आप हाँ, बताना चाहेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग? याद है वहाँ तो, बहुत याद है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और हमारा एक काम था। हम्म। वहां से गंगा कैनाल जाती है, गंगा गंगा नहर बोलते हैं, हाँ जी। जो हरिद्वार से शुरू होती है और कानपुर तक जाती ओके। है। और बेसिकली क्योंकि रुड़की पहले क्या, रुड़की के अंदर पहले फेमीन यानी आपके अकाल बहुत पड़ता था। तो अच्छा। उसी अकाल को दुरुस्त करने के लिए ये इस गंगा नहर का निर्माण किया गया। तो जी। अब तो खैर बहुत हरियाली है उस तरफ, लेकिन गंगा नहर जो है आपकी कानपुर तक जाती है। हमारा काम यही था, शाम को निकलते थे, हम्म। आफ्टर क्लासेस जैसी ओवर हो जाती थी शाम के 5:30-6 बजे तक। वहां जाना है, वहां पे एक पटियाला लस्सी की दुकान है, वहां से ओके। लस्सी पीनी है, और जा करके ठंडे ठंडे गंगा नहर के पानी के अंदर पाँव डुबो दे। दिन भर की थकन एक बार में उतर जाती। नाम इंटरेस्टिंग है, ये पटियाला लस्सी। है लस्सी हाउस है वहां पे, एक है जो अच्छा। बिल्कुल गंगा नहर की मतलब एक रोड जाती है उसके इस तरफ है। तो हम ये मान लीजिए 2 साल मेरी एमटेक के और 5 साढ़े 5 साल मेरी पीएचडी के, ओके। रुड़की के में 7.5 साल अपनी जिंदगी ही गुजारे मैंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया जगह है वो। जी, बहुत अच्छी जगह है। टाउन है अच्छा खासा। हम्म।
ये मान लीजिए रुड़की के अंदर आपको मुजफ्फरनगर जी। और पहाड़, यानी कि जो पहाड़ी लोग हैं उनका मिश्रण एक साथ मिले, वो ना पूरी तरह मुजफ्फरनगर हो पाया है, ना खड़ी बोली है पूरी तरह, हम्म। ना पूरी तरह पहाड़ियों की तरह मीठी बोली, तो दोनों का मिश्रण आपको वहां मिलेगा। ये जो है। देहरादून है वहां से कितना दूर है? देहरादून अराउंड 78 किलोमीटर है, 1.5 घंटे 78? का रास्ता, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे। हाँ, मुझे मतलब देहरादून में गया हूँ तो देहरादून भी मुझे ऐसा ही लगता है कि पहाड़ भी हैं और वो नीचे थोड़ा सा। वो तलहटी है, वो हाँ, तलहटी है, तलहट, हाँ। वो तलहटी है, वो बिल्कुल आपके वैली के सबसे निचले पोर्शन पे। निचली पोजीशन। तो अभी भी जब भी आईआईटी रुड़की जाना होता है हम्म। तो फ्लाइट देहरादून तक लेता हूँ, फिर देहरादून से फिर टैक्सी पकड़ के रुड़की आते हम्म। हैं। अब अभी तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया है, हमारे प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की वजह से जी जी जी। जो सड़क बनी वो बहुत अच्छी बन गई, वरना हमारे टाइम तो ऐसी हालत होती थी कि क्या बताएं। हाँ, अब सड़कें बहुत, मतलब अब देखा जाए तो कहीं भी जाना हो तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं पहले के वो तो है, मुकाबले। जी जी जी। वो तो है। चलिए, तो आईआईटी रुड़की से हम आते हैं अब अभी जो जी आपका एक तो गृह नगरी तो जयपुर है, जी जी। और बात करें अभी आपका जो कर्म भूमि है हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद में कभी, अहमदाबाद के मैं गुजरात कभी नहीं गया हूँ, तो जी। अगर गुजरात को कैसे देखते हैं आप, या क्या अलग गुजरात, बात है मतलब उसकी पूरी इंडिया से गुजरात की कंपेयर करें सबसे तो? खास बात यह है, हम्म। गुजरात, पूरा गुजरात में कहूँगा बहुत सेफ स्टेट है। अच्छा। जैसे मैं अहमदाबाद का ही बताऊँ, अहमदाबाद में आप किसी भी टाइम पे आप कहीं भी निकल जाइए, हम्म। रात के 3, 4, 2 बजे आपको कभी भी अनसेफ फील नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। जैसे आप दिल्ली में रहे तो दिल्ली में आपको पता है कि कौन सी जगह है जहाँ है जो थोड़ी सी अनसेफ है, जी। जहाँ आप निकल जाओ एक बार रात में तो आपको पता है कि लुट कर ही आओगे। हाँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल। कुछ जगह है ऐसी, लेकिन हम्म। अहमदाबाद में मैं पिछले 2017 से आज 6 साल हो गए, अच्छा। कभी भी रात को कुछ भी जरूरत पड़ी मैं निकल गया, और मुझे इलाके पता है कहाँ पर है क्या है, लेकिन कभी भी इस तरह की दहशत नहीं फील हुई कि भाई आप कोई गलत जगह है या कोई इस तरह की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अहमदाबाद रिलेटिवली बहुत सेफ प्लेस है, नॉट ओनली फॉर द मैन बट ऑल्सो फॉर विमेन। वुमेन। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऐसी जगह रहते हैं ना जो सेफ है, तो तभी आप अच्छे से जो आप काम कर रहे हाँ हैं, जो आपकी लाइफ चल रही है वो ठीक होती है। हाँ अदरवाइज क्या है कि आप डर में ही रहता है इंसान, तो फिर वो अलग से फ्लरिश कर नहीं सकता, चाहे वो प्रोफेशनली हो या बिल्कुल। पर्सनल मैं लेवल पे अगर हो। मैं अगर अपने कार्य क्षेत्र पे जा रहा हूँ या अपने कार्यस्थल पे जा रहा हूँ जी और मुझे ये डर भी लगा रहा है कि पीछे से कि यार कहीं मेरी फैमिली के साथ कुछ ना हो, तो जी। मेरा मन नहीं लगेगा काम के अंदर, क्योंकि मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता रहूंगा। जो जो मेरा रियल एकेडमिक्स है, जो मेरा हम्म। पेशा है, मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाऊँ। बिल्कुल। लेकिन अब वहां मैं जाता हूँ तो मुझे पता है कि दे आर सेफ। ये बिल्कुल। है कि इसलिए मतलब अहमदाबाद को मैं बहुत रिलेटिवली सेफ सिटी मानता हूँ। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहाँ के लोगों का ही को क्रेडिट जाता है बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि जैसे बिल्कुल। लोग होते हैं ना वैसा ही मेरे हिसाब से बनता एक है कि। एक मैं घटना बताता हूँ, वहां पर क्या है कि सुबह सुबह एक जगह है जमालपुर जहाँ पर सब्जी मंडी सुबह सुबह 4:30 5 बजे खुल जाती है, ओके। और वहीं से आपकी थ्रू आउट अहमदाबाद में सप्लाई होती है। हम्म। तो कई बार बीइंग अर्ली राइजर मैं कभी 4:30 5 तक उठ जाता हूँ। तो घर पे जब भी मुझे सब्जी लानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, वैसे एक दिन पहले ले लेता हूँ कि भाई कौन सी सब्जी चाहिए, और मैं वहां से जा करके ले आता हूँ। इन बिटवीन क्या है कि एक जगह एक एटीएम पड़ता है, वो वहां पर एटीएम से पैसे निकाल के निकल जाता है। हम्म। एक दिन ये हुआ कि मैं निकल गया और गलती से जो मेरा डेबिट कार्ड है वो वहां गिर गया और मुझे पता नहीं अच्छा। चला। घर आने के बाद जब देखा कि भाई थोड़ा सा अमाउंट और निकालना पड़ेगा घर की खर्चे के लिए, तो देखा डेबिट कार्ड तो है ही नहीं। हम्म। फिर मैं गया वहाँ, सबसे पहले मैंने उसी एटीएम पे देखा, क्योंकि 3 4 जगह और गया था, तो मैंने एटीएम पे देखा। मैंने कहा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे ही वहां गया,
उस समय जब मैं सुबह गया था तो वहां पर कोई चौकीदार यानी कोई वॉचमैन नहीं थे। लेकिन ओके। उन्होंने जब वहां जाकर वॉचमैन से पूछा, हम्म। उन्होंने सीधा ये पूछा कि कौन से बैंक का है, तो मैंने बता दिया कि फला बैंक का है कार्ड। हम्म। उन्होंने निकाल के दिया, बोले ये आप ही का है। देखा, उसमें मेरा नाम था, तब तो मैंने कहा ही नहीं। तो ये लोगों का कैरेक्टर बता कि बिल्कुल। वो उस चीज को इस्तेमाल कर सकते थे। और डेबिट कार्ड को क्रैक करना आजकल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। वो वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संभाल के रखा कि जो असली इसका मालिक है, जो जिसका ये है, वो आ सकता है। इससे आकर के जैसे मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे दे दिया। नाइस। ऐसे एग्जाम्पल और दिखने चाहिए, मिलने चाहिए, ये क्योंकि बिल्कुल। यही है कि मतलब ऐसा ना हो कि हमने कहीं घर के बाहर कुछ छोड़ा है और एकदम से गायब हो जाए। हाँ। वो भी बहुत सारी जगह हैं जैसे, मतलब चाहे वो दिल्ली भी हो या, वही लोगों का कैरेक्टर ही दिखा देता है। तो हम बोलना तो शुरू डेफिनेटली। कर देते हैं कि दिल्ली वैसी है, या XYZ कोई भी, मतलब दिल्ली भी क्या, मतलब कोई जी भी जी शहर ले लो आप, क्यों दिल्ली जी। को बदनाम करें। तो कैरेक्टर आपका वहीं से दिख जाता है कि लोग, पहली तो मुझे एक चीज दिखती है वो सफाई, कितना साफ रखते हैं आसपास। बहुत साफ, बहुत साफ, ठीक है। एग्जैक्ट। और दूसरा कि सेफ कितना है, अगर कुछ हो रहा है तो वो खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो तो है, जैसे वो तो है। अभी कुछ टाइम पहले ही अभी दिल्ली में भी कुछ एक न्यूज आई थी, जो कि लोग चले जा रहे हैं और कोई देख नहीं रहा, कोई मतलब रोक नहीं रहा कुछ होते हुए। वो तो जो वैसा जब आता है तो बहुत, ग्रेफिटी। हाँ वो बहुत दुख होता है वो सब देख के ना। एक्चुअली जिस एरिया में वो हुआ है, शाहबाद में, जी। उसी के पास DTU भी है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो पहले DCE थी। हम्म। मैंने वहां पढ़ाया हुआ अच्छा। वो बहुत है, ऐसे क्राउडेड एड ऑफ जगह है वो। वैकेंसी। बहुत कम है। हम्म। रोहिणी है शायद। हाँ शाहबाद उसी 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 एरिया में पड़ा। रोहिणी। उसके बाद हम्म। बादली वादली सब आते हैं। जी जी। हम्म, वही वो है कि हरियाणा की मतलब, तरफ निकलता है हाँ वो जी रास्ता शायद। जी, तो वही है कि मतलब लोग ही, हम जो इतनी कंप्लेंट्स करते रहते हैं ना आजकल, और एक हम्म, तो सोशल मीडिया है तो बहुत इजी हो गया है, इंक्लूडिंग मी, कि कुछ हुआ तो लिख दो लंबी सी हाँ कहानी, हाँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। उधर से कोई आ गया, उसने कुछ लिख दिया, सोल्यूशन कुछ निकलता नहीं है, हम अपने अंदर तो देखते नहीं है कि क्या दिक्कत। तो यहीं से शुरू हो रही है ना, कि हम कैसे हैं। दिक्कत यही है सना साहब। दिक्कत बिल्कुल। ये है सना साहब कि वो कहते हैं ना कि कि अपने अंदर कि अपने अंदर लोग देखते नहीं है, और हम्म। दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। तो बस। अपने गिरेबान में पहले झांकेंगे, तभी तो हम अ, कह सकते हैं कि सामने वालों को देख यार, मैंने सुधार लिया, तू भी सुधार। बिल्कुल। ये वही वाली बात है कि दो लोग चूना रगड़ते हुए बात कर रहे थे, जर्दा रगड़ते हुए, यार पेप्सी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो सुना बताया उसमें जहर होता है। वही वही वैसी ही बात हो। सही बात है। बिल्कुल। तो वही है कि मतलब आप चूना रगड़ लो, और फिर वही है कि अब चूना रगड़ो इधर उधर, आप पीक और फैलाते कर रहे हो, आप धार फैला रहे हो, छोड़ रहे हो, और उसके बाद कहते हो सफाई नहीं है शहर में, सफाई नहीं। गंदगी बहुत फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये इससे आगे ना, जो मेरा जो इंटरेस्ट है आपकी जी राइटिंग में बहुत है। मैं जी ऑलमोस्ट डेली, या जब भी मैं जाता हूँ ट्विटर पे, जी। तो ये देखता हूँ कि आपने कुछ नया लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्लो में, कोई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई, जैसे मुझे, मैं लिखता हूँ, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मुझे ना कि वर्ड नहीं मिल रहे होते, या कभी थॉट्स हैं तो वर्ड नहीं है, वर्ड हैं तो थॉट इधर उधर हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं तो वो जी नौसिखिया टाइप अभी शुरू किया है लिखना कुछ टाइम से, जब से थोड़ा कॉपरेट से फुर्सत मिली है। जी बट आपका जो मैंने देखा है कि वो बिल्कुल फ्लो में है, तो जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, आपने या तो सीखा है किसी से, या फिर बहुत ज्यादा खुद ही, कहते हैं ना, एक साधना टाइप की हुई है। तो अगर आप उसके बारे में बता हाँ सकें कि कैसे आपकी, तो एक तो उर्दू और हिंदी पे अच्छी कमांड है, और कैसे एक जो PhD कर रहा है बंदा, बट वो इतना अच्छा लिख भी रहा है, वो मुझे मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, इंट्रीगिंग चीज है मेरे लिए वो, अगर आप बता सकें कि जी कैसे बिल्कुल आप बिल्कुल। इस राइटिंग में हैं।
एक्चुअली मैं लिखता बचपन से ही हूँ। अच्छा। ये जेनेटिक कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी भी आ, आप बिहार साइड के हैं, जी तो जी। आपको पता है कि शादी में गालीबाजी होती हाँ है। हाँ। मतलब कि आ, जो महिला पक्ष वाले होते हैं वो हम्म। दूल्हे को बहुत खिंचाई करते हैं, हाँ उसके हाँ। ऊपर राइम करके, उसके ऊपर दोहे या सत्य या कुछ इस तरह करके। इस तरह की गालीबाजी हमारे यहाँ पर भी हुआ करती थी। तो अच्छा। दादाजी लिखा करते थे ये इस तरह से। हम्म। तो उन्हीं का जेनेटिक है, प्लस कुछ असर नाना जी का भी है, क्योंकि वो भी पढ़ते और लिखते काफी थे वो भी। ओके। तो ये जेनेटिक्स है जिसके कारण थोड़ा सा लिखना मैंने जब छोटा था तब से स्टार्ट कर दिया था। हम्म। आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज इन व्हेन आई वाज अराउंड 7 to 8 ईयर्स। 7 8 साल का था तब लिखना, कॉपीज में लिखना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले तो कुछ भी बोल देता था। तो अच्छा। 7 8 साल का था तब से कॉपीज में लिखना स्टार्ट किया। और कभी भी कुछ भी आता था, उस हम्म। जो क्लास वर्क की कॉपी होती थी उसके पीछे कविता लिख देता क्या बात है। तो था। संभाल के तो रखी है अभी, ये कुछ नहीं है वो भी? नहीं नहीं, पूरी संभाली हुई, मेरी मदर ने पूरी संभाली हुई। क्या बात। हिंदी पे अच्छी कमांड इसलिए क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब भी जयपुर आता था छुट्टी के हम्म। दौरान, हम्म। तो हमारे घर में सबको दोपहर में सोने की बहुत अच्छी आदत है, ननिहाल साइड में। हाँ और जी। मैं ऐसा था कि मुझे दोपहर में नींद नहीं आती, कंप्लीटली अलूफ ऑफ द रूफ ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये सारे सो रहे होते थे और मैं क्या करूँ। और राजस्थान की और जयपुर की थी, बिल्कुल मतलब आप बाहर नहीं बात। निकल सकते, ऐसी हाँ हालत हाँ। होती थी। तो नानी की आदत क्या थी, मेरी नानी की आदत थी मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ने की। अच्छा। तो अब कोई जो बच्चा होता है वो कुछ ना कुछ तो करता है, तो मैं उनकी किताबें उठा लेता और पढ़ना स्टार्ट कर देता था। मुंशी प्रेमचंद को थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की वो हम्म। गोदान से स्टार्ट किया, जो उनका गोदान रखा हुआ था। और उसको धीरे धीरे करते हुए हर दोपहर पढ़ते पढ़ते जब छुट्टियां खत्म हुई हम्म। तो पूरी इसको खत्म कर। तो तब, क्योंकि प्रेमचंद जी की आदत क्या है, प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू को बहुत अच्छा मिक्स करके लिखते। जी। तो वही हिंदुस्तानी अ, जबान से मेरा तारुफ हुआ। और शुरुआत में तो मैं प्योर हिंदी में, या रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे जो हिंदी लिखते थे उस तरह से लिखने की कोशिश करता था। हम्म। लेकिन हाँ, ये जो गजल लिखनी चालू की है वो रिसेंट है। ओके। जब अभी रिसेंटली ही मैंने इनको साहिल लुधियानी साहब को पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा। तो उनको पढ़ते पढ़ते मुझे इंटरेस्ट आया इस तरह की गजल या इस तरह की नज्म लिखने में। तो धीरे धीरे वहीं से शुरुआत। तो हिंदी की कमांड जो है वो थोड़ा मैटरनल साइड से ज्यादा अच्छी हुई है, मेरी हम्म। मदर और मेरी ननिहाल से। और उर्दू थोड़ी सी खुद में पढ़ पढ़ के, नज्में पढ़ के और शायरों को पढ़ के खुद में अच्छा। तो आपने ये सीखा नहीं है ना कहीं, उर्दू अलग से आपने जी जी कहीं जी जाके नहीं जी। सीखा नहीं है किसी के आप? अभी तक तो कहीं से नहीं सीखा, लेकिन हाँ अभी रिसेंटली हम्म। उर्दू सर्टिफिकेट को उसके लिए एनरोल किया है, ताकि उर्दू में लिखना भी सीख जाऊँ। अच्छा अच्छा। बट अगर नहीं सीखा है तब भी जो आपकी जो गजलें हैं या नज़में हैं जी वो बहुत, जी मतलब मैं अगर पढूं या कोई भी ऐसा पढ़े जिसको इतनी जानकारी नहीं है, तो उसे जी। फिर जाके गूगल ही करना पड़ता है वर्ड। यार इसका क्या वो मतलब हुआ, यार इसका क्या हुआ। वो थोड़ा हम्म। दुष्यंत कुमार साहब और खासकर साहिल लुधियाना साहब का बहुत, हम्म। मतलब मेरी राइटिंग में बहुत इम्पैक्ट है। और एक अदम गोंडवी साहब, अदम गोंडवी साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मतलब बड़े इनका बड़े क्या आप नाम ऐसे गिना रहे हो, अब इनको आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली लिखना खुद ही सीख जाएगा आदमी। जी ये, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनको पढ़ते पढ़ते ही मुझे उर्दू की नॉलेज हुई है, उर्दू सीखी। हम्म। और थोड़ा बहुत मैं रेख्ता जो ये साइट है इसको भी कहूंगा, क्योंकि उससे भी कई वर्ड्स मुझे सीखने को मिलते हैं। कुछ नए नए हाँ। वर्ड्स आते हैं तो उससे मतलब पता चलता रहता है, अच्छा ये भी। तो वो वोकेबुलरी बढ़ जाती है अच्छी, जी जी जी। आपका वोकेब बढ़ जाता हाँ ये है एक जो रेखता है, और ऐसे ही जो हिंदी की भी कुछ कुछ आई हैं, तो मुझे लगता है। है जी पिछले 10 सालों में हिंदी ने भी काफी मतलब बहुत। इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब सुधार हुआ है इन सेंस की जो यूज करते हैं ना। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो ये तो जाती है जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जी अगर
फिर भी अगर देखना हो, जो मुझे नजर आता है आसपास में, तो हिंदी में लिखने वाले बहुत हो गए हैं, पढ़ भी काफी ज्यादा रहे हैं अब लोग। पुराने जो लेखक हैं उनको अब एक्सप्लोर किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी भी थोड़ा सा चुभती है, जी। हिंदी के लेखकों को अभी भी एक मध्यम वर्ग का लेखक कहा जाता है, हाँ। और जो तथा कथित उच्च वर्ग के एलाइट हम्म। क्लास जो होते हैं, हम्म। वो आज भी हिंदी के लेखकों को उपेक्षा की नजर से ही देखते हैं। या हिंदी कह लीजिए, हम्म। या उर्दू कह लीजिए, या नज्म लिखने वाले लोगों को कह लीजिए, जी। आज भी उनको वैसे ही देखा जाता है। और जो भी अंग्रेजी भाषा या फिर अलग भाषा में जो अच्छा लिखते हैं, हम्म। उनके लिए कहा जाता है कि व्हाट राइट। जी। तो दुराव जो है देशज भाषाओं के लिए, वो जी। थोड़ा खटकता है। बिल्कुल। और वो मुझे लगता है अब धीरे धीरे ही कम हो सकता है। एक हाँ तो हाँ, मुझे लगता है कि, तो जैसे आपने बोला ना सरल भाषा, सरल वही है कि आपको सामने वाले को इजीली समझ में आ जाती है, तो बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए हो जाता है। अब जैसे अब बिल्कुल। गुलजार साहब हैं, वो लिख मतलब चाहें तो वो बहुत भारी जबान में भी लिख सकते हैं ना, लेकिन जो लिखा है उन्होंने बहुत सरल लिखा है। और ऐसे ही आपके जगजीत सिंह जो गाते थे, जी वो जी। जो गजलें क्यों इतनी लोगों को पसंद आई, वो बहुत हम्म, सिंपल थी। मतलब कोई बहुत। भी गुनगुना रहा है, उसे समझ में आ रहा है भाई क्या क्या मीनिंग है उसका। आई थिंक बिल्कुल वो बिल्कुल। एक फर्क पड़ जाता है। बाकी जो है वही। वो डिवाइड वाली बात आपने की कि एलीट क्लास वर्सेस जो भी है, वो तो आई थिंक वो हम्म, पार्ट एंड पार्सल है, चलता ही रहता है। उसका कुछ, हम्म। अब वो पुराना ही है, कुछ उसका इलाज है भी नहीं। एक, कोई एक मूवी देख रहा था मैं कुछ दिन पहले, पार्टी नाम है उस मूवी का। I- अगर मुझे ढंग अच्छा। से याद है, नाम पार्टी ही है। वो हम्म, 1980s की है, शायद हम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे तब की मूवी है वो। तो उसमें भी यही था लेखकों के बारे में, और क्या जो आप बता रहे हो ना, एलीट क्लास वर्सेस, हम्म, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ग्राउंड जी पे कोई बिल्कुल। कुछ नहीं कर रहा। वो हाँ, बहुत वो एक तो अच्छी है। मूवी लगी मुझे। तो मुझे लगा वो जब मैं देख रहा था ना, तो मुझे आज का ही सब याद आ रहा था कि यार अभी भी तो ऐसा ही होता है। तो बदला क्या, कुछ भी नहीं बदला। वही वाली बात है। हम्म। वो है ना। अच्छी बातें हमें बोर्ड पे अच्छी लगती है, जी। जिंदगी में नहीं। बिल्कुल। ये इम्प्रेसिव आपकी स्टोरी है हिमांशु की। शुक्रिया। बिना सीखे उर्दू जबान आपने बिल्कुल पकड़ के रखी है, और इतना अच्छा लिख जी लेते हैं। तो जी। एक बात तो तय है कि आपसे दो चार गजलें और मतलब 10-15 नज़में सुन लेंगे, तभी हम एंड करेंगे इस एपिसोड का। उससे पहले तो नहीं करने वाले, चाहे टाइम बढ़ता जाए। और मुझे जी पता है क्योंकि मैंने आपके यूट्यूब चैनल को भी देखा है, वहाँ पे भी आपने कुछ रिकॉर्डिंग भी की हुई है, बाकी लिखते बहुत तो आप कम, ज़्यादा है। बहुत कम। हाँ, वहाँ आपके बहुत दो कम चार मैंने ही हैं किया वीडियो, है। बट उससे पता लग गया मुझे कि आप मतलब बहाना नहीं चलेगा कि नहीं यार मैं सुनाता नहीं हूँ, बस लिखता हूँ। कई लोग होते हैं ना, थोड़े ऐसा हट नहीं। जाते हैं हाँ, पीछे, तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। वो नहीं है। मैं इस चीज के लिए, क्योंकि वो मेरे स्कूल को मैं कहता हूँ, मेरे स्कूल की वजह से स्टेज फियर मेरे अंदर नहीं है। केवीज के अंदर, ओके। केवी सिस्टम ने बहुत मौका दिया स्टेज पे चढ़े रहने का। हम्म। तो उसकी वजह से स्टेज फियर नहीं है। फिर ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे आपको डरना है ही नहीं, क्योंकि सैकड़ों बच्चे बैठे होते हैं, उनको आपको पढ़ाना है। बिल्कुल। तो वैसे भी स्टेज फियर नहीं है। तो, तो ये आ, बहुत अच्छा है, मतलब अब अगर आप बोल सकते हो ना 100 लोगों के आगे या 50 लोगों के जी आगे, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं। अभी जो पिछला एक एपिसोड में रिकॉर्ड कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, जो कॉर्पोरेट में ही फ्रेंड बना था, मेरा दोस्त था, तो उससे हो गए 10-15 साल की दोस्ती रही है। तो वो ये बता रहा था कि वो क्या, मैं भी अपना, हम एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे कि स्कूल में हम लोग हम्म, मतलब स्टेज फियर था, तो पीछे रहते थे। जैसे हम्म, उसको ड्रामेटिक्स की का शौक था, लेकिन वो उसकी वजह से वो नहीं करता था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए, तो उसने अपना वो डर खत्म किया, और कैसे उसने थिएटर भी किया और काफी काफी चीजें की। और जैसे आपने बताया कि जिस वो प्रोफेशन में हो उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट होता जाता है। वो तो बहुत है आपको। कि कई बार क्या है कि बच्चों को काबू में करने के लिए आपको थोड़ा एक्सटेम्पोर भी चाहिए होता है। जी। ऑन द इंस्टेंट आपको बच्चों को थोड़ा सा खिंचाई करनी है, आपको बोलना है, हम्म। क्योंकि बच्चे हैं।
जी वो जी शैतानी तो करेंगे। बीइंग ए टीचर आपको थोड़ा सा वर्बली उनको लाइन पे रहना होगा। जी। तो इसीलिए भी कई बार क्या होता है कि प्रोफेशन भी जो होता है कि आपकी जो फील्ड है, जो आप आर्ट है, उसको एक तरह से पॉलिश कर देता बिल्कुल है। अग्री। यहाँ पे मेरे प्रोफेशन ने मेरी मेरी काफी मदद की। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स की साइकी जो होती है, जी। वो एक्चुअली क्या, वो है तो वो भी बच्चे ही। हम भी उस उम्र के दौर से गुजर चुके हैं। हम्म। तो हम मतलब या तो उसने ये मदद की है, आप जो पेरेंट्स पेरेंट्स पेरेंटहुड आया है उसने मदद की है, जी। कि बच्चों की साइकी में ज्यादा अंतर नहीं आता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो। हाँ, टैकल करने का तरीका टैकल करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लेकिन टैकल करने का बेस वही है, घुमा के या बातों को घुमा करके उनको हम्म। समझाना। बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों को एग्जाम्पल एग्जाम्पल देकर के समझाया जाता है ना, हाँ जी। ठीक है, वैसे ही बड़े बच्चों को भी उनके उम्र के हिसाब से एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ता है। तो कुछ वैसी चीज या ये कहिए कि जो इंटेलेक्चुअलिटी आती है पढ़ने से, समझने से, उनसे बातचीत करने से, वो ब्रशअप कर देती है आपको, क्योंकि उनको समझाने के लिए आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जो कई बार बहुत सारे लोगों को एब्सर्ड लगते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, लेकिन वो अ, मतलब उनको समझाने के लिए जैसे आपको भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो ब्रशअप कर देते हैं, क्योंकि आपको कई बार एक्सटेम्पोर में कहना पड़ता है। जी। और ये भी कहते हैं ना, आई मीन, ये बोला जाता है कि टीच अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो सिखाने से ज्यादा आप खुद भी सीख रहे हो। मतलब हाँ, मतलब एक बहुत वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट हैं, हम्म। रिचर्ड फेनमैन, जिन्होंने जी। ब्लैक होल इन सब बहुत काम किया है। तो उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, कि इफ यू वांट टू लर्न एनी टॉपिक, टीच इट। या यानी अगर आप किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, किसी भी आप विषय को समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, उसे पढ़ा दीजिए। या तो पढ़ाने के लिए बस खुद भी पढ़ोगे और उतना ये डीप में बिल्कुल बिल्कुल सोचोगे, बिल्कुल। क्योंकि हाँ जैसे आपने बताया ना कि स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वहीं पे जाएगा। और अगर वो जी। नहीं भी है अप टू डेट, तो आप जब वो क्वेश्चन आएंगे लाइव, तब आपको खुद ही सीखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। या तो हो सकता है क्लास के बाद सीखो या पहले सीखो, बट सीखना एक तो चीज है ही। जो मुझे टीचिंग के दौरान समझ में आई, जो जनरली टीचर्स नहीं करते हैं, हम्म। आपको ना कहना भी आना चाहिए। यानी ओके। कि जैसे आप हर चीज नहीं जानते, ठीक है, हर चीज के आप मास्टर नहीं हो सकते। कई चीजें आपको भी सीखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप बच्चों को बता सकते हैं। तो कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो वास्तव में मुझे नहीं आते हैं, हम्म। या उस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आपको ये कहना भी आना चाहिए कि बेटा मुझे इस चीज का पता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के बता सकता हूँ या देख करके बता सकता हूँ। मैनी टीचर दे डोंट से नो, ठीक है, या वो बहाना बना देंगे, कुछ कर देंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनको भी मना करना आना चाहिए, या उनको भी ना कहना आना चाहिए कि बेटा ये मुझे नहीं आता। तो टीचिंग में ईगो का कोई काम नहीं होता। टीचिंग में अगर ईगो आ गई तो आप ना तो आप पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। और ये आपने तो और भी जैसे आपके होंगे कलीग्स होंगे, तो ये कॉमन है कि ना कहना आता है टीचर्स को, या फिर कुछ ना देखिए, कुछ बोल के चले जाते हैं, क्योंकि उसका नुकसान है बहुत। जैसा आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है कि ना कहना बेटर है उल्टा सीधा कुछ बोलने की जगह। जी, बात क्या है कि जो कुछ भी बोलेंगे, हम्म। वो बच्चे के लिए ब्रह्म सत्य हो जाता है। बिल्कुल। वो उस चीज के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा पाता है, क्योंकि वी बीइंग टीचर वी आर टीचिंग दैम, ठीक है, हम उसको सिखा करेक्ट। रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके लिए सच है। ठीक है, तो अध कचरा सच बोलने से अच्छा है मना कर देना कि यार मुझे नहीं आता, मैं सिखा दूंगा, या मैं पढ़ के खुद देख लूंगा। और रही बात कलीग्स की, तो जी मैं इसलिए उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, जी। हर एक का समझाने का तरीका अलग अलग।
तो क्योंकि हर एक आपका जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व अलग अलग, तो इसलिए इस बारे में टिप्पणी करना कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो हाँ ना हाँ, केवल ये गलत होगा एक एक बिल्कुल। एक 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 टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते गलत है, बल्कि प्रोफेशनली भी मेरे लिए भी ठीक नहीं है ये कहना। जी, बट अगर हाँ, मैं आप अपना इस कहना है। तरीके से कहें कि हाँ आपका ये मानना है कि जी 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 जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है जितने भी टीचर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे, मतलब अगर कोई शुरू में ना भी ये मानता हो तो धीरे धीरे ओवर द टाइम उसको ये तो समझ में आ ही जाता होगा कि नहीं हम, क्योंकि अब कोई टीचिंग कर रहा है तो एक जो माइंडसेट तो वैसा ही होता है ना सिखाने वाला, तो जी उनको रियलाइजेशन होता ही होगा कहीं ना कहीं कि नहीं हमें ना भी हाँ, बोलना आना ही चाहिए। बिल्कुल। गौरव जी, ये बहुत पायस जॉब, जी। देखिए एक बहुत पवित्र कार्य है। मैं ये मानता हूँ कि एक्चुअली मेरे घर पे भी ये देखा जाए तो हम मैक्सिमम लोग जो है वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अच्छा। हैं। मेरे जो नाना जी थे वो स्वयं एक शिक्षक थे। मेरे स्वर्गीय मामा जी जो अब नहीं रहे, वो खुद भी डॉक्टर थे और एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो शिक्षण क्षेत्र से मेरा जुड़ाव है, ये नैसर्गिक कह लीजिए या आप इसे जन्मना कह लीजिए कि ये गुण आया है। तो इतना मुझे उनके थ्रू समझ में आया है कि अगर आप पढ़ा रहे हैं या आप किसी को समझा रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट है या जो इसका कॉज है या जो इसका जो भी आफ्टर मैथ है, जो भी प्रभाव है, वो आपको समाज में दिखेगा, क्योंकि ये बच्चा आगे जाकर के समाज में जुड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप कहीं गलत होते तो एक ये मान लीजिए आपने समाज का एक हिस्सा गलत कर दिया। तो इसलिए इस चीज को एक पवित्र कार्य की तरह ही करना चाहिए। हालांकि शिक्षण या शिक्षा भी आजकल पूरी तरह व्यावसायिक हो गई है। इससे हमारा जिसे बोलते हैं महाविद्यालय शिक्षा या विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अछूती नहीं है, लेकिन फिर भी एक एकल व्यक्तित्व या एक इंडिविजुअल के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ, इस चीज पे विश्वास करता रहूंगा मैं जब तक हूँ। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही किन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया है जो इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं। तो बस यही है कि इसको तो पवित्र कार्य मान के मैं करता ही रहूँ। शौक भी है, इच्छा हम्म। भी है। तो देखा जाए तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि जैसे आपने बोला कि आपके टीचर्स ने आपको ऐसा समझाया, ठीक है ना, जी तो वो चीज़ आप में आ गई। तो जो आप बता जी रहे हो एग्जाम्पल वो यहीं पे हमारे सामने ही है जो आप बोल रहे हो कि वहां से आपने सीखा, तो आज आज तक आप उसी चीज को फॉलो कर रहे हो, एक ब्रह्म सत्य वाली बिल्कुल। बात है। जी तो बिल्कुल। तो एक लाइफ एक नहीं, मतलब पता नहीं कितनी लाइफ को शेप करते हैं टीचर्स, तो वो तो एक है, वो तो है। वो एक पायस और एक बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है अगर देखा जाए पूरी सोसाइटी और कंट्री, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब तो ग्लोबल है। तो एक ये जो आपसे बिल्कुल। पढ़ा बच्चा है वो कहाँ जाएगा कहाँ पे रहेगा, वो तो जी फ्यूचर जी ही जी डिसाइड जी करेगा, बट वो इम्पैक्ट बहुत लोगों को करता है। जी, बहुत रहता वेल सेड। है। ये जब बहुत बढ़िया पॉइंट जब है। जब बच्चे मिलते हैं और जब बताते हैं कि यहाँ पर है, जी। उनको जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा मुझे ही खुशी होती है कि चलो ये मतलब समाज में जुड़ करके समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब एक माँ बाप की तरह हमें भी वही खुशी होती है। जी। हालांकि कठोरता रखनी पड़ती है क्योंकि जब तक कठोरता नहीं रखेंगे जी। तब तक कुछ होता नहीं। हाँ, वो बैलेंस वाली बात आ जाती है ना, जैसे लाइफ बिल्कुल। बैलेंस पे ही है तो यहाँ भी बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। जी। मैं एक मतलब एक मजाक का किस्सा है। जब मैं पीएचडी करने जा रहा था उससे पहले मैंने सोचा कि चलिए जयपुर में ही मेरे जो टीचर्स हैं, जो केवी 5 के टीचर्स हैं, उनसे मिलके आया जाए। अच्छा। उनसे मैं मिलने गया। बात यह है कि मुझे हिस्ट्री से बिल्कुल लगाव नहीं। इतिहास की कक्षा में मैं हमेशा सोता हुआ पाया जाता था और, और हमेशा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता था, यानी स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। तो सारे मुझे लगता है मोस्टली फेवर में ही होंगे, बहुत जो एक्सेप्शन होंगे जो जब बोलेंगे नहीं है हिस्ट्री बहुत पसंद है, बहुत रेयर में मेरी मदर करते हैं। एक्सेप्शन है, हाँ मेरी जी। मदर एक्सेप्शन है वो वो अच्छा। उन्होंने बीए किया है हिस्ट्री,
ऑनर्स के साथ। हम्म, तो शी इज वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ओके। तो उनसे जब मिला, बोलते अच्छा तुम वही हिमांशु जो मेरी क्लासेस सोते हुए पाए जाते थे। सही सही, चल तो जो इसी बहाने पहचान याद तो बनी रहे। थी, हाँ। जो पहचान बनी थी वो पहचान कायम है आज तक। क्या बात है। तो आई होप आपकी क्लास में आजकल कोई सोता हुआ नहीं पाया जा रहा नहीं नहीं, बहुत से है। बच्चे सोते हैं। अच्छा, अभी भी चल A रहा है। good, हाँ, one of my professor used to say, ओके। see, a good professor is that person who can make a whole class sleep. तो मैं I am going to be one of the. क्या बात It's my, है। these are my training days. सही है। इसका लॉजिक क्या हुआ कि हु कैन मेक एवरीवन स्लीप, मतलब वो इतनी डीप में चला गया है कि लोग समझ नहीं पा रहे। हमारी बहुत बुरी आदत है हम्म। ये। मैं कहता ही हूँ कि जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जितने भी पढ़ाने वाले होते हैं, वो क्या है कि वो उस टॉपिक का पूरा चीर फाड़ कर देते हैं, उसके बहुत डीप चले जाते हैं। जी। तो इस डीप में जाने के कारण क्या हो जाता है कि फिर वो जो जुड़ाव होता है बच्चों के साथ टूट जाता है। हम्म। तो इसीलिए फिर क्या है कि बच्चों की भी ये रहती है कि सुबह से क्लास कर रहे होते हैं, दोपहर में एकदम से क्लास आ गई, तो खाने के बाद तो आपको पता ही है, नींद का कई बच्चों को होता ही है कि कोई घर का जैसे मैंने बताया मेरे घर में लोग दोपहर में सोते थे, जी तो वो जी। भी कुछ होता है कि इसलिए बच्चे सो जाते हैं। मगर मैं उनको कभी उठाता नहीं। मैंने कहा लेट देम स्लीप। मैंने कहा जब तक क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, सोने दो। फिर जागेंगे तो समझ जाएंगे। जागेंगे तो अपने आप देख लेंगे। नहीं, ये अटेंशन स्पैन वाली बात भी हो जाती है ना कि अब एक तो बैक टू बैक कई बार क्लासेस होती हैं। बहुत बहुत क्लास होती में है, अगर बहुत। आप 1 घंटे या आई थिंक साइंटिफिकली भी मतलब प्रूवन ही है कि आपका एक अटेंशन लेथार्जी आ स्पैन जाती लिमिटेड है। हाँ। है, लेथार्जी आ जाती 2 घंटे आपने कुछ सीख लिया, उसके बाद तो आप क्या ही सीखोगे ना, आपको ब्रेक चाहिए ही चाहिए। है, वो तो है। वो तो हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग बातें निकल के आई हैं आपकी टीचिंग लाइन से। और आई होप जो भी सुन रहे होंगे उनको वो कहीं ना कहीं रिलेट भी कर रहे होंगे, स्पेशली अगर कोई टीचर है तो वो तो डेफिनेटली रिलेट जी। करेगा ही करेगा। और स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी कह ही रहे होंगे यार, हाँ यार एक और प्रोफेसर यहाँ पे है। हम यहाँ पे सुनने आए थे कि क्या पता शेरो शायरी कोई सुनाएगा, और अचानक से ये तो भैया टीचिंग वाली बातें होने लग गई हैं। चलिए। चलिए हिमांशु, अब यहाँ से थोड़ा सा हम अपने आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, आपकी जी राइटिंग, बिल्कुल। आपकी शायरी। जी तो जी जी। कुछ भी जो आपके दिल के करीब हो या जो आपको अच्छा आ, लगता हो वो आप सुनाएं तो अच्छा होगा। आज ही सुबह लिखी है, अभी तक अरे तो वाह। नाम कोई डिसाइड नहीं किया, बस लिख दी थी। एक नज्म है कि है कमंद सयाद का। कमंद मतलब होता है फंदा, तो सयाद मतलब शिकारी। है जी। कमंद सयाद का, ये है मुस्कान नहीं। है कमंद सयाद का, ये है मुस्कान नहीं। मैं शिकार और मेरा बचना आसान नहीं। फौत कर दिए है आशिक गोया मुस्कान में। फौत मतलब नष्ट कर देना या मार देना। फौत कर दिए हैं आशिक गोया मुस्कान ने, क्या कर जाती है मुस्कान मैं अनजान नहीं। होता है इश्क में दिल का सौदा खरा खरा। होता है इश्क में दिल का सौदा खरा खरा। मैं भी सौदा खरा करूंगा, मैं बेईमान नहीं। इसी नज्म की आखिरी लाइन है कि जमाल हुस्न जब दिखाता है जोर अपना। तो जमाल मतलब होता है रोशनी या चमक, कि हुस्न की चमक या हुस्न की या सौंदर्य की आभा। कि जमाल हुस्न जब दिखाता है जोर अपना, अच्छे अच्छे गश खाते हैं इसमें इम्कान नहीं। तो इम्कान का मतलब होता है होने का भाव या हो सकने का भाव, मुमकिन हो जाना। तो ये आज ऐसी एक नज्म लिखी थी मैंने आज। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। और हम लोग मैं तो लकी हो गया, मतलब आज ही लिखी है और सुनने को मिल गई, वरना पढ़ने को मिलती। बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने ये जो लिखी है नज्म, इसमें हर एक लाइन में मैं कहूँगा कि हर एक जो है उसमें एक ना एक ऐसा वर्ड था जो आप जो भी सुनेगा उसको सीखने का मन करेगा, वो जाके जरूर, अगर उसको नहीं इल्म है उर्दू का,
जैसे जी अब बिल्कुल। मुझे इमकान का मतलब पता था, बट जो आपने पहले वर्ड यूज किया जैसे जमाल का पता था, बट जो जी। फंदे वाला आपने शब्द यूज किया वो कमान, उसका मुझे, कमन हाँ कमन कमन। कमन, हाँ वो मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ऐसा होता है। तो पढ़ के किस तरीके से सीख सकते हैं वो भी बड़ी बात है। और जी। तो आपको ये सुन के एक्चुअली, बहुत लोग सुनेंगे, ये सीखेंगे। कमन शब्द जो आया था, ये लुधियाने साहब की किसी उसमें मैंने पढ़ा था, अच्छा। तो एकदम से दिमाग में रह गया था, तो आज ही उसको इस्तेमाल कर लिया। जी, अब पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, कई बार मैं जब लिखता हूँ ना तो कई बार एक वर्ड जैसे होता है, जैसे रेखता जी में भी होता है ना वो वर्ड, एक वर्ड ऑफ द डे टाइप निकालते हैं। तो जी एक जी। वर्ड या एक शब्द को लेके भी कई बार हम बहुत कुछ लिख जाते हैं। हाँ हाँ। हाँ वो। कई बार जैसे मैं ट्विटर पे भी होता हूँ, तो ट्विटर पे वो वर्ड दिख जाता है। जी अब उसी वर्ड के आसपास में क्या, फिर वो नज्म का ताना बाना बना देता हूँ कि अगर ये है, जैसे आशियां आ गया तो आशियां के आसपास, इस सफर में जैसे सफर जी हो रहा है उसके आसपास लोग चल रहे हैं, तो इस तरह का एक पिक्टोरियल, एक पिक्टोरियल जिस्ट क्रिएट हो जाती है, बस उसी को जी शब्द में पिरो देते हैं फिर बस। जी। लोग पसंद कर ले, लोग अलग से बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब मैंने, अब जैसे बात भी मैं करता रहता हूँ लोगों से, तो दो तरह के मुझे मिलते हैं जो राइटर्स होते हैं या जो पोइट्स होते हैं। एक तो है जो अपनी लाइफ पे ही बिल्कुल डूब के लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंसेस जी। के अराउंड, है ना, कि जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता। एक जैसे आपने हम्म, बताया कि एक शब्द लिया और फिर उसके अराउंड थोड़ा इमेजिनरी इमेजरी बनाई, इमेजिनेशन जी अपना लगाया और फिर लिख दिया। हो सकता है वो आपके साथ नहीं हुआ हो, बट आप एक इमेजिन कर रहे हो, अपनी इमेजिनेशन से आपने वो पूरा हम्म, पिक्चराइज करके लिख दिया। जी जी तो ये दो तरह के मुझे मतलब देखने को मिलते हैं जो लेखक हैं, जी जी कि या जी। तो वो तभी लिखेंगे जब कुछ मेजर होगा उनकी लाइफ में, और दूसरे हैं जैसे आप हैं, शायद यही रीजन है कि आप ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ नया लिखते रहते हैं। हाँ, मतलब ये है कि अ, कई बार ऐसे चलते चलते कुछ बन जाता है, जी तो तो उसी जैसे वो बन गया तो उसको मैंने याद रखा, फिर याद रख के घर पे आया, या कहीं बाहर था घर पे आया, उसको फिर आगे बढ़ा। जैसे अभी कल लिखी थी, उसमें क्या है कि सुबह घूमने गया, हम्म तो सुबह घूमने गया तो उसके अंदर, मतलब पहली दो लाइन ऐसी बन गई कि चल दिए सफर में हम असबाब लेकर, बन के कासिद खतों का जवाब लेकर। तो ऐसी ये दो लाइन आ, हम्म। फिर इसी के आसपास फिर वो पूरी नज्म बना दी। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ही चलते चलते दिमाग में लाइन आ जाती है, उनको याद रख लेता हूँ, फिर उसके आसपास फिर वाह। वो नज्म या फिर वो कोई जी, कविता बन जाती है। इस मामले में अगर मैं बताऊं तो मेरा है कि मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। जैसे कुछ बन रहा है ना दिमाग में, तो कई जी बार स्पेशली क्या होता है, जैसे आप रात को बैठे हो खाना खा के, कुछ क्लिक किया, या तो मैंने उसको कहीं नोट कर लिया अपने नोटबुक हम्म में या फोन में ही हम्म फटाफट टाइप करके, और या हम्म फिर वो हम्म। अगले दिन क्या होता है, फिर मैं याद कर रहा था यार बहुत अच्छा कुछ आया था और अब वो उड़ गया है। तो ये कोशिश मेरे साथ यही, भी होता है, हाँ मैं क्या ये होता है, मेरे रात साथ को भी 2 बजे होता भी है। कुछ क्लिक होता है तो मैं फटाफट कोशिश करता हूँ कि पहले तो लिख लो यार, चाहे वो 2 ही लाइन है या एक वर्ड है, कल यहाँ उठा लेंगे यहाँ से फिर उसको। हाँ। ये आप मेरे साथ भी होता है कि मैं कई बार बन जाती है लाइंस, फिर मैं भूल जाता हूँ कि अरे यार, क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी। तो बहुत दिक्कत करते हैं कई बार। जी। तो और कोई ऐसी कोई गजल हो या नज्म हो जो जी सुना जिसकी पाए। मैंने अभी पहली दो लाइन अभी सुनाई थी, वही जी आपको गजल में, गजल तो नहीं नज्म कहूंगा, जी कि चल दिए सफर में हम असबाब लेकर, असबाब मतलब सामान, जो भी आपका सामान होता है, इंपॉर्टेंट आइटम्स, तो चल दिए सफर में हम असबाब लेकर, बन के कासिद खतों का जवाब लेकर। तो कासिद का मतलब होता है संदेश वाहक। कभी तो बनाएंगे मिलकर हम आशियां, इन ख्वाबिदा आंखों में ये ख्वाब लेकर। तो ख्वाबिदा यानी कि जो सपनों से भरी हुई होती है। तो है तू एक चमन तेरी अलहदा रंगो बू, है तू एक चमन तेरी अलहदा रंगो बू, मैं चला आया तेरे दर एक गुलाब लेकर। तो अलहदा मतलब इंडिविजुअल, अलग, और रंगो बू मतलब जैसे फूल के खास रंग और खास खुशबू होती है, तो ऐसे रंगो बू यानी रंग और खुशबू। सुना है तेरा हुस्न है आबे जमजम सा,
तो आबे जमजम यानी अमृत जल। ठीक है, तो आबे जमजम सा दीवाना आया पास, दिले खराब लेकर। तो दिले खराब मतलब कि आ, आपका खराब हुआ दिल या आपका टूटा हुआ दिल जो होता है। गश खा गए कई देख ये नीम बाज आंखें। तो नीम बाज मतलब अध खुली। गश खा गए कई देख ये नीम बाज आंखें, मैं हुआ था कुर्ब उनके गोया शराब लेकर। तो कुर्ब मतलब पास, सामने। तो ये ये भी कल एक नज्म लिखी थी। बहुत बढ़िया, उम्दा। अब क्या कहीं वहाँ रिसाइटेशन वगैरह पे भी जाते हो या? एक दो बार गया हूँ जिंदगी में। एक अच्छा बार अच्छा। टीवी पे गया हूँ एक अरे बार वाह। यहाँ JIPL हुआ था उसके अंदर गया था। लेकिन तब ये अ, इसका शौक नहीं था, तो कविता सुना के आता। मैं पहले कटाक्ष की कविताएं लिखता था। अच्छा अच्छा। अब ये इतनी अच्छी लगने लगी कि अब इनसे तो होता है ना कि जहन हटता ही नहीं बिल्कुल। तो मतलब वो है कि आपके लिए, खुद के लिए लिख रहे हो आप, बिल्कुल ना, मजा आ रहा है उसमें तो आप ऐसे लिखे मजा आ जा रहा रहे है हो। इसमें, वास्तव जी जी। वास्तव में इसमें मजा आ रहा है। अब तो ये है कि कुछ भी हो, मतलब तुरंत एक नज्म बन जाती है, और अच्छा लगता है इसको, मतलब लिखना और इसको समझना। ये आपके लिए एक मतलब मेडिटेशन है, मतलब लिखो और भूल जाओ हाँ, दुनिया को। हाँ, ये दिन के एक लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ आज कुछ किया है। और जिस दिन नहीं लिख पाता किसी काम से, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि यार आज हम्म। कुछ रह गया, इस तरह का एहसास होता सही मायने में आप टीचर से ज्यादा राइटर हो गए हो, क्योंकि है। दिल वहां पे अटका हुआ है कि नहीं, अब नहीं लिखा तो कुछ कुछ कमी रह गई है। ठीक है, वो सिखा रहे हैं, वो तो सिखा ही रहे हैं। जी तो हिमांशु, एक सवाल मेरा जी ये है कि अब जैसे आप लिख तो रहे हो रोज, और आप पोस्ट भी जी कर देते हो ट्विटर पे, या फिर और अगर आप जी सोशल मीडिया यूज करते होगे, जी इसके जी। अलावा अगर आप कोई सुनना चाहे या पढ़ना चाहे आपकी लिखी हुई नज्मों को या गजलों को, हाँ, शायरी को। बहुत टाइम से मैंने अपडेट नहीं किया है। ये जी। मान लीजिए पिछले मार्च से ओके। तो मेरा एक ब्लॉग है, जी। उसका नाम है विविधा। विविधा। जी, जी। वेरियसनेस। ओके। तो वहां पे आप पोस्ट करते हैं अपनी? जी जी, अभी तो बहुत मैं कर रहा हूँ ना, एक साल से अभी तक उसको नहीं किया है। अब जितनी भी है उसको मैं एक साथ ही करूंगा, एक दिन बैठ के ही। तो अभी कोई तो इनको पब्लिश वगैरह करवाने का इरादा है अभी कि नहीं? हाँ, अभी ये जितनी भी नज्म है जी। इनको मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, और जल्दी ही किताब की शक्ल दूंगा। एक पब्लिशर साहब से बात हो रखी है, जल्दी देंगे इनको। बहुत बढ़िया। किताब के फॉर्म में आएगी शायद जल्दी। हाँ, आनी भी चाहिए। आई मीन, ये जो चीजें हैं, मतलब अब ठीक है आप ब्लॉग में लिखे जा रहे हो अपने लिए, बट जी जिनको पढ़ना है उनकी उनको क्यों महरूफ रखा जाए ना जी, उन बिल्कुल बढ़िया जी बढ़िया नज़मों से। जी अब लिखी हैं तो पढ़ी भी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी जी जी। ब्लॉग में तो हम डालते ही रहते हैं वो, फिर वो, लेकिन हाँ, यही वो है कि अपने वो लिए पहुंचती नहीं है लोगों तक। वो अपने लिए होती है। हाँ, वो अपने लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है हिमांशु, आपकी जो ये किताब है नज़मों वाली, वो जल्दी आएगी और जी हम सबको मौका जी मिलेगा जी जी, पढ़ने का बिल्कुल मैं और उनको संभाल के रखने का साथ में। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब रीच आउट करना चाहे तो आप ट्विटर पर हैं अवेलेबल, राइट? जो जी, कि बिल्कुल आपका ट्विटर पे बहुत हूँ। ही ट्विटर पे अवेलेबल हूँ, हम्म। फेसबुक पे हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ। व्हाट्सएप पे अपनों के साथ। जी जी बिल्कुल। चलिए। बाकी सबके लिए ट्विटर और फेसबुक है। जी, अब जो जिनको अगर शौक है लिखने का या पढ़ने का, तो आई एम जी श्योर कि वो बिल्कुल कनेक्ट करें आपसे, और आपकी जो सुंदर जी सुंदर शायरी है वो पढ़ें। और जी जो जी। किताब का है वो तो इंतजार रहेगा ही। हाँ, मैं जरूर आपको जल्दी से अवगत कराऊंगा। बहुत बताइए। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और हम बहुत कहाँ से शुक्रिया हमारी आपका। बातचीत शुरू हुई थी? हम लोग शुरू हुए थे आपके बचपन से, हाँ, हाँ, असम से, पंजाब से,
फिर हमने कुछ जो अभी मुद्दे हैं वो भी टच करते हुए हम आगे बढ़े। फिर जी जी। कहाँ निकलते हुए फिर आपके प्रोफेशन पे आए, आपकी जो सोच है टीचिंग के बारे में, जो हमें मतलब जो हमारी सोसाइटी के बारे में, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर वो प्रकृति के बारे में हो, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसके बारे में हो। वो बहुत बहुत अच्छी बातें आपने की, और बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जो सुन रहे हैं उनको वो इससे कुछ लेके जाएंगे, अपने साथ जोड़ेंगे। जैसा कि हम दोनों ने कहा कि हम बोलते तो बहुत हैं, या फिर हम अच्छी बातें कर लेते हैं, बट वो हम एक पेड़ लगाना हो या एक पौधा लगाना हो, उसको पानी देना हो, वो नहीं कर पाते। तो बिल्कुल उम्मीद है बिल्कुल वो थोड़ा बिल्कुल। सा एक सोच में हमारे बदलाव आएगा। उस मतलब आज ऐसी आप किसी बात के ऊपर एक मतलब जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो मैंने आज लिखी है कि एक छोटा सा शेर था कि इंसान समझिए आप गोया हर एक शजर को, शजर मतलब पेड़ ही होता है, कि इंसान समझिए आप गोया हर एक शजर को, काटो एक तो समझो काटा यहाँ एक बशर, काटो एक तो समझो काटा यहाँ एक बशर। बहुत 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 उम्दा। चलिए हिमांशु, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपका आने वाला अभी एंडेवर चल रहा है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो किताब छपवाना हो, या वो जो ब्लॉग है जो पेंडिंग है वो जी अपडेट जी। करना हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो बहुत जरूरी है। जी जी जी। हिमांशु, द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट में अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जो आपने अच्छी अच्छी शायरी सुनाई है इसके लिए डबल शुक्रिया मेरी तरफ से और सुनने वालों की तरफ से। और उम्मीद है कि हम फिर कभी इसी तरह बैठेंगे और कुछ बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आपके इस कार्यक्रम में शिरकत देने के लिए, आप बुलाने के लिए। लिखना तो जिंदगी भर चालू रहेगा। हो सकता है कि मेरी कब्र में भी आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाए अरे तो बिल्कुल बिल्कुल। लिखना तो जिंदगी भर चालू रहेगा, वो तो आप कभी भी मिलते रहेंगे। आप चिंता मत। जी, शुक्रिया हिमांशु। शुक्रिया। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।